and the chapter will remain sources of energy. तो देखिए स्टूडेंट, आज के की पॉइंट जो हमारे चैप्टर के रहेंगे दैट आर न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी वाटर, इस तरह के टॉपिक हमने कर लिए हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होते क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए फिजिकल चेंज, a physical change in the nucleus of an atom। अगर न्यूक्लियस किसी एटम का जो न्यूक्लियस है, आपको पता है ना, ये अगर एटम है तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों मिलकर इसका क्या बनाते हैं? मास। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों सिचुएटेड है, ये मिलकर इसका मास बनाते हैं। अगर कोई फिजिकल चेंज आए न्यूक्लियस के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगी। मीन्स अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियस के मास के ऊपर इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो जो न्यूक्लियस होगा उससे न्यू न्यूक्लियाई बनेंगे, न्यूक्लियस से न्यू न्यूक्लियाई बनेंगे और इनका जो मास होगा वो कम होगा, लेस देन ओरिजिनल न्यूक्लियाई। जो आपके पास ओरिजिनल न्यूक्लियस था उसके कंपैरिजन में इन नए न्यूक्लियाई का टोटल मास कम होगा, बिकॉज चेंज इन मास हैज बीन डिस्ट्रॉयड, हैज बीन लेफ्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेमेंडियस एनर्जी आपको बोलना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो ओरिजिनल जो न्यूक्लियाई था वो कन्वर्ट हो जाएगा नए न्यूक्लियाई के अंदर। और ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि नए न्यूक्लियाई का जो टोटल मास है दैट इज समहाउ लेस देन द ओरिजिनल न्यूक्लियाई। देन वेयर दैट मास हैज गॉन, दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी गेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फंडा चलेगा कि यहाँ पर जो इसका मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? हीट एनर्जी में। मींस जो मास, ये जो एनर्जी अपने को मिलने वाली है ये किस फॉर्म में मिलने वाली है? हीट एनर्जी की फॉर्म। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमें पढ़नी है वो दो टाइप की पढ़नी है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन and second is nuclear fusion. These are basically the two types of nuclear reaction that we will study in this chapter कि nuclear reaction के अंदर nuclear fission क्या है और nuclear fusion क्या है। देखिए fission जो कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, first of all we will discuss about this is the process of nuclear fission। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? हैवी न्यूक्लियाई है यूरेनियम का, उसको बम्बार्ड किया जाएगा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। आफ्टर बम्बार्डमेंट वी सी दैट टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। ये दो हल्के न्यूक्लियाई बनेंगे। इट हैज एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 139 और इसका एटॉमिक नंबर 36 है, मास नंबर 94 है। प्लस इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। सबसे पहले कि कैसे पता चलता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी? देखो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट अगर आप कार्बन के एक एटम को, कार्बन जो कि हमने कोयल से निकाला है, अगर आप उसके एक एटम का कंबशन करते हैं और उससे जितनी एनर्जी निकलती है उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलेगी अगर आप यूरेनियम के एक एटम को कंबशन करेंगे तो। ठीक है, अब इन 3 न्यूट्रॉन्स का क्या होता है? अगर एक न्यूट्रॉन इतना प्रोसेस करवा सकता है तो 3 न्यूट्रॉन भी आगे चल के फर्दर न्यूक्लियाई से बम्बार्ड होकर रिएक्शन करवा सकते हैं। मींस अगर ये 3 न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई से टकराएंगे तो आपके पास 9 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे फर्दर रिएक्शन में, उसके बाद 27 रिलीज होंगे। इस तरह से ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। अगर अनकंट्रोल मैनर के अंदर इस रिएक्शन को करा दिया जाए तो दिस विल टेक ए फॉर्म ऑफ चेन रिएक्शन, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी नेवर कंट्रोल। और उसके ऊपर क्या बनाया गया है? एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो
क्या करवाया जाता है इस रिएक्शन को एक सुटेबल मैनर के अंदर कराने के लिए वी हैव टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बोरोन यूज किया जाता है बिकॉज बोरोन इज एन ऑब्जर्वर। तो बोरोन क्या करेगा इस रिएक्शन के अंदर, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट आप एस्टैब्लिश करेंगे इस रिएक्शन को कराने के लिए, तो वहां पर बोरोन रखा जाएगा जिससे ये जो 3 न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 न्यूट्रॉन जो कि फर्दर न्यूक्लियाई को बम्बार्ड कराने के लिए फर्दर रिएक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी अगर इस रिएक्शन को एक सुटेबल और कंट्रोल मैनर के अंदर कराया जाए, तो दिस रिएक्शन इज हेल्पफुल in the production of electricity. Large amount of continuous electricity can be gained by this nuclear fission reaction. So this is the phenomena of nuclear fission reaction on which तो न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप के हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स के, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है इसका मीन्स क्या है? फिजन मीन्स होता है स्प्लिट्स अप। फिजन का मतलब है स्प्लिट अप होना, मतलब टूट जाना। इट मीन्स न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर a heavy nucleus of an atom will split up into 2 or more lighter atoms with the release of a large amount of energy. Means जब भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगी एक हैवी न्यूक्लियाई किसी भी एटम का वो स्प्लिट अप होगा, वो टूटेगा और आपको 2 या 2 से ज्यादा लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइटर एटम्स मिलेंगे विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। किसकी फॉर्म में मिलेगी? वो एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा न्यूक्लियर फिजन जिसके अंदर स्प्लिट अप होना आप लोग देखेंगे कि हैवी न्यूक्लियाई जो है वो स्प्लिट अप होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ। तो इस रिएक्शन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, वी आर डूइंग हियर न्यूक्लियर फिजन। दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और हमें उनमें से 2 को एब्जॉर्ब कराना ही होगा सच दैट एक सुटेबल मैनर के अंदर और कंट्रोल मैनर के अंदर हम हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करा सकें। दैट्स वाई किसी ऐसे डिवाइस की नीड पड़े जिसके अंदर ये सब कुछ हो सके, यानी कि अंडर एक कंट्रोल्ड मैनर हमें क्या करवानी है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसके लिए क्या डेवलपमेंट हुई? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो है दिस इज अ कंक्रीट चैम्बर। ये कंक्रीट का चैम्बर बनाया गया है। कंक्रीट के चैम्बर को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस यहाँ से निकलेंगे वो फिजिकल वर्ड्स या आउटर वर्ड्स के साथ कांटेक्ट में ना आए और यहीं के यहीं ये क्या कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियर, इसके अंदर ये जो कंटेनर है ये एक स्टील का कंटेनर है। ये देखिए, ये क्या है? इसको स्टील वेसल कहा जाता है। आउटर वाला जो है दैट इज, जिसको आपने कंक्रीट के चैम्बर नाम दिया क्योंकि वो कंक्रीट का बना हुआ है। इसके अंदर की जो आप ये लाइनिंग देख रहे हैं दैट इज स्टील वेसल। स्टील वेसल के अंदर आपने क्या रखा है? दीज आर द यूरेनियम रोड। यूरेनियम को आप सीधा कोयला या गैस या ऑयल की तरह से बर्न नहीं कर पाएंगे। दिस फ्यूल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रोड हेयर। तो स्टील वेसल के अंदर आपने यूरेनियम की रोड रखी गई है। यूरेनियम रोड्स के बीच में बोरोन का रोड रखा गया है जिसको आप एब्जॉर्बर कहते हैं। इन दोनों रोड्स को आप बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं और अंदर की तरफ इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज ग्रेफाइट कोर, जिसको आप मॉडरेटर कहेंगे। मॉडरेटर का क्या काम है कि ये जो स्पीड होगी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की, उनको क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस के अंदर सारे पार्ट्स हैं। यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलने वाली है। दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी सप्लाइड हेयर।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट विल एक्ट लाइक अ कूलेंट। तो यहाँ से जब वो चलेगी कूलेंट के अंदर से होते हुए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जा रही है और इस प्रोसेस को देखिए हमने वापस से रिवर्स करवाया हुआ है। मीन्स क्या है कि यहाँ से हीट सप्लाई हुई इसके अंदर आई, इसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। जैसे ही यहाँ सप्लाई होगी जो वाटर इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है। गर्म होकर उस पानी के अंदर से ऊपर क्या निकलेंगी, स्टीम निकलेगी। और देखिए वापस से जो है उसको हमने वापस इसके अंदर कनेक्ट करवाया हुआ है बिकॉज दिस इज हीट एक्सचेंजर। तो ये जो स्टीम यहाँ से प्रोड्यूस हुई है इनका टेम्परेचर ज्यादा है, आपने इसको किस में पास करवा देना है, इनसाइड द नेक्स्ट सिस्टम in which turbine has been placed because this steam will pass here at a large pressure and this will rotate the blades of the turbine which is connected to the shaft of a generator and help in producing electricity. Now the spent steam, बाकी की बची हुई स्टीम का आप लोग क्या करेंगे, that will pass from a condenser. कंडेंसर के अंदर वाटर आउट और वाटर इन का सिस्टम हमने किया हुआ है। स्पेंट स्टीम जब यहाँ से निकलेगी कंडेंसर उसको कूल करेगा और वापस वाटर की फॉर्म लेके हीट एक्सचेंजर के अंदर आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिसके अंदर इन एक कंट्रोल वे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है उसको हम क्या कर सके, हीट की फॉर्म में यूज कर सके। तो यहाँ से जब ये यूरेनियम रोड आपने फ्यूल की फॉर्म में ली है, दीज आर द बोरोन, ग्रेफाइट कोर है जो मॉडरेटर का काम करेगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या हॉट सोडियम को आप कूलेंट की फॉर्म में ले सकते हैं जो कि क्या करेगा, यहाँ से स्टीम वाटर को किस में कन्वर्ट करवाएगा, स्टीम में। ये हीट एक्सचेंजर है जो वापस वाटर को उसके अंदर सेंड कर देगा यानी कि मॉडरेटर को। और यहाँ आप ये सिस्टम देख रहे हैं दैट हैज बीन अरेंज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट हीट इनटू एनर्जी। नाउ इन इंडिया वेयर आर न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड। ये आपको समझ आ गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन कैसे है, किस तरह से कंट्रोल मैनर के अंदर इसके अंदर रिएक्शन करवाई जाती है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में तारापुर के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है, राणा प्रताप सागर नियर कोटा, कलपक्कम इन तमिलनाडु और नरोरा इन यूपी। इन जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है। कहाँ पर, इंडिया में। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ऊपर, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर कौन सा बम बनाया जाता है, एटॉमिक बम, एटम बम, और वी कैन से न्यूक्लियर बम। दिस बम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। मतलब अगर अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हुई तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा दैट विल बी अनकंट्रोलेबल। उसको यूज करते हुए उसके बेस के ऊपर कौन सा बम बना है, एटम बम बना है, जो कि 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गिराया गया था। मींस कि ये जो बम बने हुए हैं अनकंट्रोल्ड सिचुएशन के ऊपर, अनकंट्रोल्ड एनर्जी के ऊपर, दिस कैन कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स। आप कैसे भी कह सकते हैं कि पूरी सराउंडिंग के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाय सर आइंस्टाइन। उन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल है, वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास एंड मास इनटू एनर्जी। और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा कि देयर इज समहाउ अ डिस्ट्रिक्शन इन द मास। जो न्यूक्लियाई नए बनते हैं उनका जो मास है वो कुछ कम होके हमें मिलता है बिकॉज दैट मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें वो निकालना हो तो द रिलेशन गिवन बाय आइंस्टाइन इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वेयर m तो मास है किसी भी पार्टिकल का और c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए कि जितना मास डिस्ट्रॉय हुआ है दैट इज 1 kg और c की वैल्यू ये है, तो जो एनर्जी हमारा निकलेगा दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस एनर्जी की जो पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी इन जूल, स्क्वायर कर देंगे 16 जूल, वेयर जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है,
तो ये है E=mc² का रिलेशन कि जितनी एनर्जी आपको मिलेगी दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 जूल, अगर 1 किलोग्राम मास का डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है। बिगर यूनिट जो एनर्जी की रहेंगी, बिगर यूनिट्स आर, फर्स्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को जिसके ऊपर इतना चार्ज होगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा दें तो एनर्जी कितनी बन जाएगी वहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 × 10⁻−19 जूल आप कह देंगे, क्योंकि जब ये एनर्जी में कन्वर्जन लेगा तो आप कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 जूल। अब इससे भी बिगर यूनिट दैट कैन बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द मिलियन वैल्यू एंड वी आर लेफ्ट विद 1.6 × 10⁻−13 जूल। नाउ 1 atomic mass unit, इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट दैट इज 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे बिगर यूनिट है एनर्जी की। 1 atomic mass unit that is 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कि E=mc²। ये रिलेशन सर आइंस्टाइन ने प्रोवाइड करवाया। तो हमने मास को एनर्जी में भी जितना मास डिस्ट्रॉय हुआ है उससे कितनी एनर्जी आपको प्रोड्यूस हुई है वो हमने निकाल ली। अगर आपको बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी चाहिए वी हैव टू कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, अगर आप उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो। उसके अलावा जो बिगर यूनिट रहती है दैट आर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एटॉमिक मास यूनिट। 1 mega electron volt equal to 1.6 × 10⁻−13 joule and here 1 atomic mass unit equal to 931 mega electron volt. These are the unit of energy. Clear? Pause. Now we will discuss another reaction that is nuclear fusion reaction. फ्यूजन से ही समझिए, फ्यूज होना मतलब एडअप होना। इसका मतलब कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा तो उसमें जो न्यूक्लियाई होंगे वो ऐड होकर कोई नया न्यूक्लियस बनाएंगे। मींस वी कैन से कि लाइटर न्यूक्लियाई विल फ्यूज अप टू मेक अनदर हैवी न्यूक्लियाई एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन दिस प्रोसेस दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स इसको प्रोसीड करवाने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो कैसे होगा कि अगर आपने 2 लाइटर न्यूक्लियाई ले ली, when these are brought closer, हमें पता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये दोनों पास आएंगे दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और इनको एक दूसरे के अंदर फ्यूज होने के लिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर, लार्ज अमाउंट ऑफ वी कैन से इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर, अणु प्रेशर, ये चीजों की इनको जरूरत पड़ेगी आपस में फ्यूज अप होने के लिए, so that they can make up a large nuclei and a large amount of energy, a tremendous amount of energy can be released by this process that is known as nuclear fusion. In this process, isotopes of hydrogen will be used up. Isotopes of hydrogen, and we know that hydrogen has 3 isotopes. One is protium, second is deuterium, and third one is tritium. Protium can be written as this, deuterium, and this is tritium. These are the isotopes of hydrogen having same atomic number but different mass number. हमें यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए we take 2 deuterium element, हम 2 deuterium elements को लेते हैं, मीन्स isotopes of hydrogen लिए जाएंगे। जब वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो we will get helium, we will get a helium nuclei, then 1 neutron plus large amount of heat energy. ये रिएक्शन होगा जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसको आप थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी कह सकते हैं
बिकॉज इसको करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल प्रेशर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगी उसके अंदर से एक न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, टिल टुडे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो अनकंट्रोल्ड है। इस रिएक्शन को आज तक कंट्रोल नहीं किया गया और उस अनकंट्रोलेबल एनर्जी के ऊपर जो बॉम्ब एक्सप्लोड करवाया गया है दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन और आज तक इसकी एनर्जी जो यहाँ से निकलती है उसको कंट्रोल नहीं करवाया गया है। तो देखिए ये था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट रिक्वायर अ मीडियम डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब कंसिस्ट ऑफ ड्यूटेरियम, ट्रिटियम एंड वन एलिमेंट दैट इज लिथियम। जो डिटोनेशन होगी हाइड्रोजन बॉम्ब की, डिटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन एटम बॉम्ब। इसका जो डिटोनेशन है वो एटम बॉम्ब के ऊपर बेस्ड है, मींस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगी तो जो एलिमेंट्स निकलेंगे वहां से दैट आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनके अंदर ये जो प्रोटियम है और ड्यूटेरियम जैसे एलिमेंट्स निकलते हैं जो फ्यूज होकर हाइड्रोजन बॉम्ब की फॉर्म ले लेते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ से निकलेगी दैट इज हेल्पफुल इन फ्यूजिंग ऑफ द प्रोटियम एंड द ट्रिटियम एलिमेंट। देखिए प्रोटियम और ट्रिटियम एलिमेंट को आपस में कंबाइन कराने के लिए ह्यूज स्केल पर टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है और इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इतना सब कुछ प्रोवाइड कर सके दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द फिजन प्रोसेस। तो एटम बॉम्ब के डिटोनेशंस को यूज करते हुए क्या बनाया गया है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया है जो कि प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि कौन सी रिएक्शन के ऊपर होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर। सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, एज आई हैव एक्सप्लेन यू कि जो ये हाइड्रोजन बॉम्ब है दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूज स्केल ऑफ टेम्परेचर प्रेशर की इसके लिए जरूरत होती है। जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और वो इतना टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट कर देगी कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनको एडअप होने में और हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्ट्रक्शन करने के लिए हमें हेल्पफुल होगा। बट दैट बॉम्ब इज जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब से निकलेगी उसकी फॉर्मेशन से या उस रिएक्शन से दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट इज नॉट कंट्रोल्ड टिल टुडे। तो देखिए इसके ऊपर जो इसके साथ एक टॉपिक कनेक्ट किया जाता है दैट इज सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। हाइड्रोजन इज द मेजर सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है और सन के अंदर ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फिल है। इसका मतलब क्योंकि वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, इट मींस देयर इज ए ह्यूज टेम्परेचर इनसाइड द सन और इस टेम्परेचर को यूटिलाइज करते हुए जो हाइड्रोजन है वो सन के अंदर क्या होती रहती है, एडअप होती रहती है। कैसे, हाइड्रोजन 4 एलिमेंट्स एडअप होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बनेगी कहाँ, इनसाइड सन, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन और वी विल गेट हीलियम, we will get helium plus positron. These elements are known as positron and a large amount of energy. By this amount of energy, sun is giving us continuous supply of heat. यानी कि ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूअसली टेक प्लेस करती है सन के अंदर और उससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती रहती है, मिलती रहती है। तो फ्यूजन रिएक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। वी कैन से कि हाइड्रोजन का ट्रिमेंडस अमाउंट वहां पर प्रेजेंट है जिसके कारण वो हाइड्रोजन कंबाइन होती रहेगी और हमें एनर्जी मिलती रहेगी। नाउ देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी हमने पढ़ा है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें मिल रही है, इट हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले स्टडी करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। देखिए जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा सच एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हमने करवाया था तो वहां पर इट डज नॉट प्रोड्यूस लाइक CO2 गैसेस। जब भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा तो वहां पर CO2 जैसी कोई गैसेस नहीं निकलती हैं जिसके कारण क्या हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो, एसिड रेन हो, तो इस तरह से कोई मैटर वहां पर नहीं होता। सेकेंड केस कि अगर आपने एक
बार न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप कर लिया तो आप लगभग 2 से 3 साल तक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड केस आप ये कह सकते हैं कि इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। जो यूरेनियम की रोड आपने उसके अंदर एक बार सेटअप कर दी, उनको बार बार चेंज करने की कोई नीड नहीं है। उन्हीं फ्यूल से आप कंटिन्यूअस 2 से 3 इयर्स तक एनर्जी की सप्लाई ले सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होंगी तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां से निकलेंगे दैट आर हार्मफुल फॉर द प्रॉपर्टी एंड द ह्यूमन बीइंग्स, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसी हार्मफुल रेडिएशन छोड़ते हैं जिसके कारण हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करना बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है और न्यूक्लियर फ्यूल जो है सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास इतनी नहीं है कि हम चाहे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को अलग अलग जगह पे सेट कर सके। तो दीज आर द